बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू क्यूएम। सो आज का दिन, आज की जो हमारे दो सेशंस हैं, हमारा क्या टारगेट है? हमारा टारगेट ये है कि हम चैप्टर 8 को पढ़ भी लेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी जितनी हो सके वो कर लेंगे। चैप्टर 8 होता क्या है? चैप्टर 8 इज़ अबाउट स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट ऑफ डाटा। किस किस्म की मेजरमेंट हमने इसमें देखना है? सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, और फिर जो इसका आखिरी यूनिट है वो तो एक पेज का ही है जिसमें हम मुख्तलिफ जो है मेथड्स ऑफ मीन, मीडियन, मोड वगैरह उसको कंपेयर करके देखेंगे। तो यूनिट 1 और 2 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में सेंट्रल टेंडेंसी की बात हो रही है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? डेटे का मिड पॉइंट जो है वो किधर पाया जा रहा है। डेटे के मिड पॉइंट तक पहुंचने के मल्टीपल तरीके हैं, मल्टीपल अप्रोचेज हैं। सबसे पहला जो आपको बताया जा रहा है दैट इज़ मीडियन। अच्छा, मीडियन क्या होता है? मीडियन कहते हैं डेटे के एग्जैक्ट मिड को, वो वाला पॉइंट जिससे सीधे हाथ पे 50% डाटा है और वो जिसके लेफ्ट हैंड पे 50% डाटा है। कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट करने के इसके दो तरीके हैं, डिपेंडिंग ऑन के डाटा किस तरह का है। अगर तो डाटा आपके पास अनग्रुप्ड है, अनग्रुप्ड डाटे का क्या मतलब? आपके पास सिंपल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, ये कुछ नंबर आपके पास है, तो इसका आप किस तरह निकालेंगे मीडियन? उसका फॉर्मूला होता है, दो तरह के फॉर्मूले हैं डिपेंडिंग ऑन के इवन नंबर ऑफ यूनिट्स है, एलिमेंट्स हैं, या के ऑड नंबर है। अगर तो आपके पास कोई से 7 नंबर हैं, क्या फॉर्मूला होगा? n+1 डिवाइडेड बाई 2, और वो जो टर्म है वो आपका हो जाएगा मीडियन। फॉर एग्जांपल आपके सामने कुछ डाटा है 22, 18, 19, 24, 19, 21, 20, कितने कोई नंबर्स है? 1 2 3 4 5 6 7। इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? ये है हमारे पास ऑड नंबर। ऑड नंबर के केस में क्या फॉर्मूला है? n+1 ओवर टूथ टर्म। अच्छा, क्या तरीकेकार है सॉल्व करने का? कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 18, मैंने लिख दिया साइड पे 18। फिर कौन सा नंबर है? 19, दो दफ़ा 19 19। उससे अगला नंबर फिर क्या है हमारे पास? 20, 21, 22 और 24। 7 नंबर पूरे हो गए, 3 4 5 6 7। अच्छा, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। n हमारे पास क्या है? 7। 7+1 ओवर टूथ नंबर का क्या मतलब है? 8+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि फोर्थ नंबर जो आपका है वो मीडियन है। तो 1 2 3 4, 20 इज आवर मीडियन। मुबारक हो, हमने इवन नंबर जो है वो करना रिवाइज कर लिया। अगर सॉरी ऑड नंबर, तो अगर ये इवन नंबर होते हैं तो क्या होता? ऐसा करते हैं, एक नंबर मैं खुद ही अज्यूम कर लेता हूं, यहां मैंने लिख दिया 17। अच्छा, अब कितना n हो गया? n हो गया अब आपका 8। 8 इवन नंबर होता है कि ऑड नंबर होता है? इवन नंबर होता है। अब क्या करें? कोई मसला नहीं, फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला कह रहा है एवरेज ऑफ द टर्म्स बिफोर एंड आफ्टर दिस नंबर। भला कैसे? अब हमारा n क्या है? 8। 8+1 ओवर 2 का क्या मतलब है? 9 ओवर 2, यानी कि 4.5। 4.5 का मतलब है आपका जो मीडियम है वो फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म के दरमियान है, यानी कि फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म का एवरेज। फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म कौन सी है? 1 2 3 4 5। फोर्थ टर्म है आपके पास 19, फिफ्थ टर्म है आपके पास 20, और 19 और 20 के बीच में क्या होता है? 19.5। तो अगर मैं एक नंबर इधर ऐड कर देता तो आपका जो है मीडियन बन जाता 19.5। तो ये हमने देखे दो सवाल, मीडियन अनग्रुप्ड डेटे का इवन नंबर के केस में भी देख लिया, ऑड नंबर के केस में भी देख लिया। अब आपके पास अगर ग्रुप्ड डेटा आ जाता है तो क्या करें? तो आपको यूज करना पड़ेगा एक अदद फॉर्मूला। फॉर्मूला यूज कैसे करना है? एक नज़र नेक्स्ट पेज पे जाके हम डाटा देखते हैं, फिर हम उसे फॉर्मूले के एलिमेंट से मैच करेंगे। ये है आपके पास नेक्स्ट पेज पे डाटा। क्या डाटा गिवन है? आपके पास क्लासेस हैं 1 2 3 4 5 6, और आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब ये आपके पास ग्रुप डाटा है, टेबल फॉर्म में डाटा है, आपके पास सीधे सीधे नंबर नहीं गिवन। अच्छा, अब क्या करें? तो सबसे पहले तो आपने देखनी है इसमें से मीडियन क्लास कौन सी है। इस डाटे में हमारे सामने ही लिखा है कि 35 वाली जो है जहां कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, वो मीडियन क्लास है, लेकिन ऐसे नहीं, एग्जाम में तो नहीं लिखा होगा मीडियन क्लास कैसे है। खुद एक दफ़ा देखते हैं कि हमें कैसे पता लगा कि मीडियन क्लास है। सोचें, इमेजिन करें कि ये अनग्रुप डाटा होता सारा का सारा। टोटल नंबर कितने? हमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी से हिंट मिला कि टोटल 50 जो है वो एलिमेंट्स पाए जा रहे होंगे जिनकी। अच्छा, अगर यहाँ से आपको यकीन नहीं आ रहा है, ये आपके पास कॉलम अवेलेबल नहीं है, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, लेकिन स्टिल आप इन सारों का भी जब टोटल करेंगे तो आंसर 50 ही आएगा। अच्छा जी, 50 आंसर आ गया। अब करें क्या? सबसे पहले तो आपने सोचना है मीडियन क्लास कौन सी है। तो अगर ये अनग्रुप डाटा होता
50 नंबर एक स्ट्रेट लाइन में गिवन होते तो हमारा मीडियन क्या होता? हमारा मीडियन होता, अगर मैं फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करूं, 50 + 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 25th जो है टर्म, 25.5 जो टर्म है वो है आपका मीडियन। अब आपने ये देखना है 25th टर्म किधर पाई जा रही होगी, इनमें से कौन सी वाली क्लास में? तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि 17 से 35 के बीच में आया होगा 25.5, तो ये वाली जो आपकी क्लास है दैट इज द मीडियन क्लास। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आगे भी जाके यूज होगा जब हम Q1 Q3 रिवाइज कर रहे होंगे। तो ये हमने पहचान लिया कि ये हमारी मीडियन क्लास है। अब फॉर्मूले में वैल्यूज कैसे पुट करनी है, फॉर्मूले के एलिमेंट्स देखते हैं और उसमें वैल्यूज पुट करते चले जाते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए L, जो कि लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास है। लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास क्या है? 15, ये लिखा हुआ है, एक मिनट, 15 से स्टार्ट हो रहा है ना हमारा, एक मिनट, इससे क्या हो गया, ले जी, ये रही हमारी लोअर बाउंड्री 15 प्लस, अच्छा आगे हमने क्या लिखना है, 15 प्लस सिग्मा एफ ओवर 2। सिग्मा एफ कौन है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी है? 50 डिवाइड बाय 2 क्या होता है? 25। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? हमें चाहिए माइनस सी एफ। सी एफ का क्या मतलब है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास। इस मीडियन क्लास से पहले क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी? 17, तो 25 माइनस 17 डिवाइडेड बाय क्या होना है भाई? डिवाइडेड बाय होना है एफ। एफ से क्या मुराद है? एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास? हमें यहां से पता लगा कि यह है 18 डिवाइडेड बाय 18। कुछ प्लस माइनस भी करना है? नहीं जी, मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है? सी, विच इज द साइज ऑफ द मीडियन क्लास। भाई मीडियन क्लास का साइज क्या है? 15 से बीच में कितना गैप होता है? 5, तो मल्टीप्लाई बाय 5। इससे आप सॉल्व करेंगे तो आपका निकल आएगा मीडियन। लेट्स सी मीडियन क्या निकल रहा है, तो इसकी कैलकुलेशन का है नेक्स्ट पेज पे हुई है 17.2। इससे पहले कि हम इस कैलकुलेशन पे मजीद गौर करें, एक दूसरा तरीका भी है मीडियन निकालने का, विच इज ग्राफिकली, विच इज मतलब ग्राफ के थ्रू। लेकिन मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा, थोड़ा सा एक रफ तरीका है, इससे आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। लेकिन एग्जैक्ट आंसर आपको अगर चाहिए तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लेकिन स्टिल एक दफा देख लेते हैं। अगर तो आपके पास इस तरह का कोई ग्राफ आ जाता है और सवाल कहता है कि बताओ मीडियन क्या है, तो हमें तरीका पता होना चाहिए। तरीका क्या है भला? हमने देखना है कि 25th फिगर जो आपका है, जो एग्जैक्ट मिड है, दैट विल बी योर मीडियन। देखिए जी 25th फिगर कौन सी है, तो 25th फिगर होगी यहां कहीं। 25 से हम स्ट्रेट लाइन हमने लगाई तो इधर पाई जा रही है। इसका क्या मतलब है? 15 से थोड़ा आगे तो जरूर ये 16-17 के आसपास होगा। तो 16-17 अगर हमें उस एमसीक्यू में कोई ऑप्शन मिलता है तो हम उसे टिक कर देंगे। ये था रफ तरीका। एग्जैक्ट तरीका आपके पास ये रहा। हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की तो आंसर आया 17.2, जो कि 16-17 जो हमें ग्राफ से पता लग रहा था, यहाँ हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता लग गई कि मीडियन है इस डेटे का 17.2। ये था मीडियन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास मोड। अनग्रुप डेटे का मोड निकालना तो आसान तरीन काम है। वो वाला नंबर जो सबसे ज्यादा दफा आ रहा है, दैट इज द मोड। अब यहाँ कॉम्प्लिकेशन क्या आती है? सवाल में आपको एक से ज्यादा नंबर एक से ज्यादा दफा अगर आ रहा हो, लाइक फॉर एग्जांपल सवाल में 2 दफा आ रहा है और 4 भी 2 दफा आ रहा है, तो मोड क्या होगा? बच्चे कहते हैं कि यार इसका कोई मोड नहीं है क्योंकि बहुत सारे नंबर एक से ज्यादा दफा आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। जो नंबर सबसे ज्यादा दफा आ रहा है बेशक एक से ज्यादा दफा हो, लाइक फॉर एग्जांपल 2 2 दफा आ रहा है, 4 2 दफा आ रहा है, 2 भी मोड है, 4 भी मोड है। 2 3 दफा आ रहा है, 4 2 दफा आ रहा है। अब मोड क्या है? अब मोड 2 है क्योंकि 3 दफा कौन सा नंबर आ रहा है? सबसे ज्यादा दफा कौन सा नंबर आ रहा है? 2। और ऐसा भी हो सकता है कोई मोड एग्जिस्ट ना करे, सारे नंबर एक एक दफा आ रहे हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे सारे के सारे मोड है, आप कहेंगे कोई भी मोड नहीं है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसका एक रफ सा सवाल देखते हैं। ऐसा करें, आइडेंटिफाई मोड कर दें उसी पुराने वाले डेटे का। तो कौन सा वाला नंबर है जो एक से ज्यादा दफा आ रहा है? 19 हमें 2 दफा नजर आ रहा है, हमने कह दिया 19 इज द मोड। ये तो था अनग्रुप्ड डेटे का मोड। ग्रुप्ड डेटे का मोड कैसे निकलेगा? ग्रुप डेटे का मोड निकलेगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना सीखते हैं। क्या हमें चाहिए? L इज द लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी है? वो वाली क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ऐसी बात है जहां सबसे ज्यादा आबादी होगी वहीं सबसे ज्यादा नंबर आने के, मल्टीपल दफा आने के चांसेस ज्यादा है। तो हमने कह दिया इसकी लोअर बाउंड्री क्या है? 15 प्लस fm माइनस f1। fm कौन है? f1 कौन है? fm इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास और 1 इज द फ्रीक्वेंसी बिफोर द मॉडल क्लास।
हाँ जी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 18 माइनस बिफोर द मॉडल क्लास 18 डिवाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय Fm माइनस F1 ये वाली ब्रैकेट दोबारा प्लस Fm माइनस F2 यानी कि 18 माइनस 15 दोबारा इंटू नहीं सॉरी प्लस F18 माइनस बाद वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय C, क्लास विड्थ अभी भी 5 ही है। ये आप जब वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास आ जाएगा आंसर मोड का। क्या एग्जैक्टली आंसर है 16.67। याद करें इसका मीडियन क्या था 17.2, मोड क्या है 16, वैल्यूज आसपास किस्म की आ रही हैं। वंस अगेन जिस तरह मीडियन का एक ग्राफिकल तरीका था इसी तरह मोड का भी ग्राफिकल तरीका है। कैसे निकलेगा, आपने हिस्टोग्राम बनाना है, हिस्टोग्राम का ये मॉडल क्लास है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है। आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करना है, यानी कि पिछली क्लास के मिड पॉइंट, पिछली क्लास के कोने को अगली क्लास के इस कोने से लिंक करना है और अगली क्लास के इस कोने को इस कोने से लिंक करना है। तो जहां ये दोनों कोने इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल बी योर मोड। ये मोड हमें देखने में क्या लग रहा है 16-17 लग रहा है, इससे हमारे पास रफ आइडिया आ गया 16-17 होगा, जबकि फॉर्मूले से हमें एग्जैक्ट आंसर आ गया जो कि 16.67 इज द मोड। मोड भी हमें गो थ्रू कर लिया। तीसरी चीज हमारे पास क्या है, मीन, अरिथमेटिक मीन। जो सादा वाला मीन होता है उसे अक्सर अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, लेकिन अभी हम रिवाइज कर रहे होंगे कि मीन की और भी जो है वो टाइप्स हैं, एग्जिस्ट करती हैं। तो अनग्रुप डाटा के केस में मीन के पास आपके पास क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स ओवर एन। अच्छा, हमारे पास डाटा गिवन है, हाँ जी ये गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, वही वाले नंबर है जो मीडियन से हमारे पास चलते आ रहे हैं। क्या हमने करना है, इन सारों का सम करें और डिवाइडेड बाय एन कर दें। एन क्या है, जितने नंबर है वो एन है। तो डिनोमिनेटर में हमने लिखा 7, न्यूमरेटर में हम लिखेंगे टोटल कितने कोई नंबर थे उनका सम क्या बनता है। जब डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा अरिथमेटिक मीन। ऐसे आपके पास सारों नंबरों का आपने सम किया, डिवाइडेड बाय एन आपके पास किया, तो आपके पास आ गया अरिथमेटिक मीन विच इज 20। अच्छा, लेकिन अगर डाटा ग्रुप्ड हो तो क्या करें, उसका भी तरीकेकार आपके पास है। यही डाटा दोबारा है, लेकिन अब हमें एक कॉलम एक्स्ट्रा हमने ऐड किया। यहाँ हमें कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, यहाँ हमें एक्स चाहिए। एक्स कौन है, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। कुछ ग्राफ्स में गिवन होता है, कुछ ग्राफ्स में कैलकुलेट करना पड़ता है। यहाँ हमें कैलकुलेट करना पड़ा। कैसे कैलकुलेट किया, 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 7.5, 15 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 जो है आपके पास आ गया 12.5। इसी तरह आपने हर क्लास का मिड पॉइंट निकाल लिया। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या कहता है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। आपने हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को x से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास एक कॉलम बन जाएगा सिग्मा एफ एक्स का, ये रहा वो कॉलम, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। डिवाइड बाय सिग्मा एफ कहां से आएगा, ये रहा आपके पास 50 सिग्मा एफ। आपने सिंपली इन दोनों चीजों को डिवाइड किया, आपके पास आ जाएगा अरिथमेटिक मीन जो कि आ गया 17.5। याद करें हमारी थीम कितनी अच्छी चल रही है, मीडियन क्या था 17.2, मोड क्या था 16.67 और अरिथमेटिक मीन क्या है 17.5। सारे 16-17 के आसपास हैं और यही थीम है सेंट्रल टेंडेंसी की कि आपको मिड पॉइंट के आसपास जो है वो बताया जाएगा। आगे चलते हैं, अरिथमेटिक मीन की और भी बहुत सारी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले आपके पास है कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, आसान अल्फाजों में मीनों का भी मीन। स्टूडेंट्स इसके सवालों में अक्सर बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो अलग अलग एवरेजेस ले रहे होते हैं, समझ नहीं आ रहा होता क्या करना है। तो मैं आपको हिंट देता हूँ, हर वो सवाल जहां आपको मीन ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ हो, इस बात का काफ़ी हैवी चांस है कि वो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का सवाल होगा। सवाल ये कहता है कि ये फलां चीज का मीन है, ये फलां चीज का मीन है, ऐसा करो इन मीनों का मीन निकाल दो। स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि सीधा दोनों मीनों पकड़ के ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। करना क्या है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। कैसे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, एक सवाल देखते हैं। तो सवाल क्या कह रहा है, ग्रुप ए ग्रुप बी दो तरह की क्लासें हैं, दो तरह की क्लासों में स्टूडेंट कितने अवेलेबल है ये, और उनका दोनों क्लासों का मीन गिवन है। फॉर्मूले में वैल्यूज किस तरह पुट करेंगे, मीन ऑफ ए, मीन ऑफ ए क्या है 60 इंटू एन ऑफ ए, कितने बंदे थे ग्रुप ए में, मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस मीन ऑफ बी, कितने भी बंदे ग्रुप बी में आपके पास हैं 400 बंदे, मल्टीप्लाई बाय मीन ऑफ बी, मीन क्या था 70, डिवाइडेड बाय व्हाट, एन ऑफ ए प्लस एन प्लस बी, टोटल मिला के कितने को बंदे हैं, तो हमारे पास हैं 1200 प्लस 400। ये आपके पास कैलकुलेट जब आप लिखेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आ जाएगा आंसर कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का। दो तरह की मीनों का मीन आपके पास निकलेगा, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, जो कि कैलकुलेटर के मुताबिक निकलेगा आपका 62.5। जारी रखते हैं, वेटेड अरिथमेटिक मीन।
तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो ये टॉपिक देखते ही याद आ गया होगा, इसका कॉन्सेप्ट हमने इतने अच्छे तरीके से पढ़ा था। याद करें वो वाली एग्जांपल जिसमें एक स्टूडेंट था और उसकी 4 सहेलियां थी। खैर एनीवे, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं नए हैं उनके सामने मैं वो एग्जांपल नहीं रखूँगा। हम यहाँ डायरेक्ट जो बुक की एग्जांपल है उसकी बात करते हैं कि 2 स्टूडेंट्स हैं, एक रहा स्टूडेंट ए, एक रहा स्टूडेंट बी। एक के मैथ्स में इतने नंबर हैं, एक के मैथ्स में 20 नंबर है, एक के मैथ्स में 70 नंबर है, एक के साइंस में 50 नंबर है, एक के साइंस में 80 नंबर है। अब एग्जैक्टली करना क्या है, हमने देखना है कि कौन सा वाला जो स्टूडेंट है वो इस कॉलेज के काबिल है, कौन सा स्टूडेंट्स को इस कॉलेज को प्रेफर करेगा। अगर हम सीधा अरिथमेटिक मीन निकाल दें, क्या क्या सिग्मा एफ, ये आ गया 220, ये आ गया 220 डिवाइडेड बाय एन, कितना आपके पास एन था, 1 2 3 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो 220 डिवाइड बाय 4 आपके पास आ गया 55। अरिथमेटिक मीन दोनों स्टूडेंट्स का बराबर है। अब क्या करें, तो अब अगर हमने किसी एक स्टूडेंट को अगर चूज करना है ना, तो फिर हमें वेटेड अरिथमेटिक मीन लेना पड़ेगा बेस्ड ऑन के कौन सी चीज को हम वैल्यू ज्यादा करते हैं, किस चीज का वेट ज्यादा है। तो ये हमें सवाल ने बता दिया कि भाई मैथ्स की वेटेज 5 है, यानी कि मैथ्स जो है वो 5 गुना हमारी नजर में इंपॉर्टेंट है, जबकि आर्ट की हमारी नजर में वैल्यू 0 है, वेट है 0। ज्योग्राफी की वैल्यू थोड़ी सी है, उसे हमने वेट दे दिया 2, साइंस को हमने वेट दे दिया 4। तो ये वेट्स आपको सवाल में गिवन होंगे। अब करना ये है कि आपने वेट्स को मल्टीप्लाई करना है एक्स से, जो उसमें स्टूडेंट ने मार्क्स लिए थे उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोबारा उसका जो है वो सम करेंगे डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। ये आपके पास फॉर्मूला गिवन है, तो सिग्मा डब्ल्यू आपके पास है 11। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे इस तरह से आपकी कैलकुलेशन होगी, और फिर हमें नजर आएगा कि वैसे तो अरिथमेटिक मीन दोनों भाइयों का बराबर था, एक का 55 और दूसरे का भी 55, लेकिन जो वेटेड एवरेज अरिथमेटिक मीन है वो दोनों का डिफरेंट है, एक का 42 और एक का 70। मगर क्यों? क्योंकि कॉलेज की नज़र में मैथ की वेटेज ज़्यादा है, और एक भाई ने मैथ में इतने सारे मार्क्स लिए हुए हैं, दूसरे भाई ने मैथ्स में कम मार्क्स लिए हैं। इसका अगर ऑपोजिट देखें कि जिस बंदे ने मैथ्स में कम मार्क्स लिए हुए थे उसने आर्ट्स में देखे कितने ज़्यादा मार्क्स लिए हुए, लेकिन क्या फ़ायदा, कॉलेज की नज़र में आर्ट्स की वैल्यू है 0। इसलिए जो है स्टूडेंट बी स्टूडेंट ए से आगे निकल गया, क्योंकि जिस चीज़ की वेटेज ज़्यादा थी उसमें उसने ज़्यादा मार्क्स लिए हुए हैं, तो स्टूडेंट बी इज़ द विनर। नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन। वो कौन सा मीन है, किधर यूज होगा, तो ये वो वाला मीन है जो कि आपका यूज होता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज एंड परसेंटेजेस वगैरह। अच्छा, रेशियोज और परसेंटेजेस वगैरह कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला कौन सा वाला यूज करें, हमारे सामने 2 फॉर्मूलाज गिवन हैं। तो जिस तरह चैप्टर 3 में मैंने आपसे कहा था यार सम के, अरिथमेटिक मीन के सम के दोनों फॉर्मूलाज याद कर लो, कुछ केस में ये काम आ जाएगा, कुछ केस में वो काम हो जाएगा। यहाँ भी एग्जैक्ट वही सीन है, कुछ केसेस में पहला फॉर्मूला काम आएगा, कुछ केसेस में दूसरा वाला फॉर्मूला काम आएगा। कौन से केसेस में क्या आएगा वो उसका भी मैं आपको अभी से हिंट दे देता हूं। जहां आपके पास परसेंटेजेस सीधी सीधी गिवन है वहां आपने फॉर्मूला यूज करना है ये वाला। क्या करेंगे, अच्छा एक गलती जो मैं स्टूडेंट्स करते हैं वो मैं आपको बताता चलूं, ये एन नहीं भूलना, इस एन को नहीं इग्नोर करना। आपके कैलकुलेटर पे ऑप्शन आ रहा होगा स्क्वायर रूट एन का, इस तरह का एक बटन गिवन होगा ये वाला। तो इस बटन पे क्लिक करके पहले आपने यहां वैल्यू पुट करनी है एन की। अगर 3 परसेंटेजेस है तो 3, अगर 4 परसेंटेजेस है तो 5, मतलब 4 परसेंटेज है तो 4, 5 परसेंटेज है तो 5। और इसके अंदर आपने लिखना है 1 + r, यानी कि अगर पहली परसेंटेज 10% है, दूसरी परसेंटेज 20% है तो आप लिखेंगे, और तीसरी परसेंटेज है 30%, आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 इंटू 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.3, तो आपके पास आएगा ज्योमेट्रिक मीन। और अगर आपके पास इंडिविजुअल परसेंटेजेस ना गिवन हो, स्टार्ट वैल्यू गिवन हो और एंड वैल्यू गिवन हो, तो आप क्या करेंगे, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे दूसरा वाला। कौन सा वाला, ये वाला। इसमें भी स्क्वायर रूट एन है, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है वैल्यू एट द एंड डिवाइडेड बाय वैल्यू एट द स्टार्ट। एक एग्जांपल हमारे पास गिवन है, इस एग्जांपल को हम दोनों फॉर्मूलाज जो है वो सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास मतलब ज्योमेट्रिक मीन दोनों तरीके से आएगा। देखते हैं दोनों बराबर है कि नहीं। पहला तरीका क्या है, डाटा पहले पढ़ते हैं। कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हुई 10% से ईयर 1 में, 50% से ईयर 2 में, 30% से ईयर 3 में। आपके पास सीधी सीधी परसेंटेजेस गिवन है। पहला वाला फॉर्मूला हमारे लिए ज़्यादा ईजी है, हमने कैलकुलेटर पे लिखा 3 स्क्वायर रूट 1.1 इंटू 1.5 इंटू 1.3, तो आपके पास आ जाएगा आंसर। आंसर दूसरे तरीके से भी आ सकता है। भला कैसे,
आपके पास अगर स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू गिवन होती तो, हमें तो नहीं गिवन, लेकिन स्टिल जस्ट समझने के पर्पस के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी स्टार्टिंग वैल्यू थी 100, तो 100 हमने डिनोमिनेटर में लिखा था। न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे, तो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 ना लिखना भूलिएगा, न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 100 इंटू 1.1 इंटू 1.5 इंटू 1.3, इससे हमारे पास आ जाएगी जो है फ्यूचर वैल्यू, 3 साल बाद की वैल्यू। अब यहां जरूरी नहीं है कि आप 100 अज्यूम करें, आप 1000 अज्यूम करें, आप 2000 अज्यूम करें, आप 45 अज्यूम करें, आंसर जो है अगर हमने और कोई गलती नहीं की तो एग्जैक्ट सेम आएगा। लेट्स कंटिन्यू। ये था पहले तरीके से आंसर आया 1.29, यानी कि 29% इज द एवरेज, जबकि दूसरे तरीके से आंसर आता है सेम 1.29। तो यहां हम 100 अज्यूम करें या कुछ और वैल्यू अज्यूम करें, फ्यूचर वैल्यू हमारे पास आई 214, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 214.5 डिवाइड बाय 100, आंसर दोनों तरीके से सेम आता है। अब हमने देखना है कि कौन सी वाली सिचुएशन हमारे लिए ज्यादा इजी है। सीधी सीधी परसेंटेजेस गिवन है तो फॉर्मूला नंबर 1, और अगर स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू गिवन है तो फॉर्मूला नंबर 2। तो ये था हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक जरा कम इंपॉर्टेंट मीन है जो कि सिर्फ एक काम के लिए यूज होते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड की अगर कैलकुलेशन होनी हो तो आप फॉर्मूला ये यूज करते हैं, क्या इसका फॉर्मूला है, n/1/x का सिग्मा। ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, सवाल पढ़ते हैं फिर उसकी कैलकुलेशन करते हैं। एक गाड़ी कराची जा रही थी, 60 किलोमीटर पर आवर से गई और 40 किलोमीटर पर आवर से वापस आई। ऐसा करें, एवरेज स्पीड निकाल दें। क्या आपके पास फॉर्मूला है n। कितनी तरह की स्पीडें गिवन है भाई, 2 तरह की स्पीडें गिवन है, 2 इज द n डिवाइडेड बाय सिग्मा 1/x। क्या लिखेंगे आप, सिग्मा 1/x का मतलब है 1/60 प्लस 1/40। इनके रेसिप्रोकल्स को आपने ऐड करना है, ये आप लिखेंगे तो आपके पास कैलकुलेशन आ जाएगी हार्मोनिक मीन की, विच इज 48 किलोमीटर पर आवर। हार्मोनिक मीन कम यूज होता है और कहाँ यूज होता है, स्पीड्स का मेजर करने के लिए एवरेज। आगे चलें, यूनिट 1 हमारा पूरा हुआ, हमारा यूनिट तकरीबन आधा हो गया है और हमारे पास तकरीबन आधा घंटा ही पड़ा है, तो हम बाकी आधे घंटे में यूनिट 2 देखते हैं। क्या कह रहा है यूनिट 2, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, वो क्या होता है। तो पिछले यूनिट में हम क्या पढ़ रहे थे, सेंट्रल टेंडेंसी, डेटा का मिड पॉइंट किधर है। यहां हम उससे ऑपोजिट चीज पढ़ रहे हैं। हम यहां हम देखेंगे कि डेटा एक दूसरे से कितना कोई दूर है, कितना कोई डिस्टेंस है डेटे में। तो इससे मेजर करने के मल्टीपल तरीके हैं। सबसे आसान तरीन तरीका है आपके पास रेंज। अनग्रुप डेटे के केस में रेंज कैसे निकलेगी, सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर। लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डाटा वही पुराना वाला, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 18, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 24। तो 24 माइनस 18 क्या होता है 6 इज द रेंज। चेक करें, इतना आसान था, हमें कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं पड़ी, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 6। चेक करें 6। ग्रुप डाटा आ गया तो क्या करें, तो उसमें भी आसान तरीन तरीका यही है कि आपने सबसे बड़ी क्लास के अपर लिमिट में से सबसे छोटी क्लास की लोअर लिमिट कर लेनी है माइनस। अब यहां कॉम्प्लिकेशन आती है, भला क्या, आपको अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन गिवन हो कि अगली मैं एक और क्लास क्रिएट कर दूं 35 to 40 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 0। अब इस केस में सबसे बड़ी क्लास की सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, अपर फ्रीक्वेंसी क्या हुई 40, लेकिन फ्रीक्वेंसी 0 है। तो आपने ये नहीं देखना कि हर क्लास की फ्रीक्वेंसी आप माइनस कर दें, हर वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है, इस क्लास को आप इग्नोर करेंगे क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। देखिए ऐसी कौन सी क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 भी नहीं है, उसकी आपने अपर क्लास लेनी है। तो इस कंफ्यूजन में आपने बिल्कुल भी नहीं आना। एक और कंफ्यूजन यहाँ क्या है, लिखा है 30 एंड ओवर, इसकी अपर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट तो सवाल ने हमें बताई नहीं। तो कॉमन सेंस जिंदाबाद, हमें नजर आ रहा है कि अगर सारी क्लासेस इस तरह से हैं कि 5 to 10, 10 to 15, 15 to 25, तो ज़रूरी जो आखिरी लिमिट है ये भी 30 to 35 होगी। तो सबसे बड़ी लिमिट, सबसे बड़ी क्लास की अपर लिमिट हमारे पास क्या हुई 35,000, माइनस सबसे छोटी क्लास की लोअर लिमिट हमारे पास क्या हुई 5,000। तो हमारे पास रेंज बनेगी 30,000। दैट इज़ द राइट आंसर। एक नज़र इसे साफ करके भी देख लें, हाँ भाई 30,000 ही लिखा है ना, हाँ जी 30,000 लिखा है, वी आर राइट। ये थी हमारे पास रेंज, ये इजी था। इससे एक नेक्स्ट लेवल चीज़ देखते हैं। तो देन वी हैव इंटर क्वार्टाइल रेंजेस। ओहो, वो कैसे निकलेगी,
इंटर क्वार्टाइल रेंजेस निकालने के लिए आपके पास Q1 और Q3 गिवन होना चाहिए। याद करें चैप्टर 7 में हमने कहा था क्वार्टाइल्स का कॉन्सेप्ट अभी देख लेते हैं, कैलकुलेशन फिर कभी देख लेंगे, तो फिर कभी आ गया। चैप्टर 8 में हमने Q1 और Q3 की कैलकुलेशन जो है वो देखनी है। Q1 कैसे निकलेगा, Q3 कैसे निकलेगा, ये आपके पास आ गए फॉर्मूलाज। अच्छा, फॉर्मूला Q1 और Q3 ऐसा करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। तो Q1 का फॉर्मूला किधर है, ये आपके पास आ गया फॉर्मूलाज, अनग्रुप्ड के ये और ग्रुप्ड के ये वैल्यूज पुट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए लोअर बाउंड्री ऑफ द क्वार्टाइल ग्रुप। क्वार्टाइल ग्रुप कौन सा है, तो जिस तरह मीडियन के केस में हम सोचते थे कि अगर ये अनग्रुप्ड डाटा होता तो इसका मिड पॉइंट किधर पाया जा रहा होता, इसी तरह हम सोचेंगे कि अगर ये अनग्रुप्ड डाटा होता तो इसका Q1 किधर पाया जा रहा होता। लेकिन अगर ये अनग्रुप्ड डाटा होता है तो उसका Q1 कैसे पाया जा रहा होता, वो हमें कैसे पता चलेगा, फॉर्मूले से। ये आपके पास रहा अनग्रुप्ड का फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला कह रहा, I इंटू n+1/4 वैल्यू। अच्छा, डेटे में हमारे पास क्या कुछ गिवन है, n क्या है, n है हमारे पास 50, तो 1 इंटू 50 + 1 डिवाइडेड बाय 4 वैल्यू। आपके पास आंसर क्या आएगा, 12.5 या 12.75 के करीब, 12.5 के करीब। तो 12 किधर एग्जिस्ट कर रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, जरूर यहां कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। 2 से 17 के दरमियान आता है ना 12, तो ये हमारे पास आ गई क्वार्टाइल क्लास Q1 के लिए। अब देखते हैं हमारे पास वैल्यूज क्या है, तो हमें क्या वैल्यूज चाहिए। अब हम ग्रुप फॉर्मूले की तरफ वापस आ गए। L इज द लोअर बाउंड्री ऑफ द क्वार्टाइल ग्रुप विच इज क्या है, ये रही 10, मैं लिख दिया 10 प्लस H/F। H कौन है, हाइट विड्थ ऑफ द क्वार्टाइल ग्रुप। क्वार्टाइल ग्रुप की विड्थ क्या है भाई, 10 to 15, कितना गैप है, जस्ट 5 का। ये आपके पास आ गई विड्थ ऑफ क्वार्टाइल ग्रुप डिवाइडेड बाय F। F कौन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल ग्रुप। हाँ जी, क्वार्टाइल ग्रुप में कितने बंदे पाए जा रहे हैं, 15 इनटू I। I Q1 के केस में होता है 1 और Q3 के केस में होता है 3। हमने स्मॉल i लिख दिया 1 इंटू कैपिटल N। कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने टोटल नंबर पाए जा रहे हैं, 50 डिवाइडेड बाय 4 माइनस C। C कौन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल ग्रुप। प्रीसीडिंग, इससे पिछली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी, 2, माइनस हमने कर दिया 2। तो कैलकुलेटर पे आप ये सारी वैल्यूज लिखेंगे, आपके पास निकल आएगा Q1। क्या हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंजेस यहां से निकल सकती है, नहीं अभी नहीं निकल सकती है। हमें Q1 भी चाहिए, Q3 भी चाहिए। Q3 कैसे निकलेगा, सेम फॉर्मूले में आप जब 1 के बजाय 3 पुट करेंगे तो आपका आएगा कि 37th फिगर आपकी जो है वो Q3 है। 37th फिगर किधर पाई जा रही है, तो 37th फिगर जो आपकी जरूर यहां पाई जा रही होगी इस वाली क्लास में। तो इसकी इंफॉर्मेशन अब वैल्यूज पुट करते हैं यहां। लोअर बाउंड्री क्या है, अब हमारे पास लोअर बाउंड्री जो हो गई है चेंज, क्या है हमारे पास नई वाली लोअर बाउंड्री, अब हमारे पास लोअर बाउंड्री है 20 प्लस विड्थ क्या है, विड्थ अभी भी 5 है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल ग्रुप। इस वाली की फ्रीक्वेंसी क्या है, 15 नहीं है 12 है, डिवाइडेड बाय 12 इंटू स्मॉल आई। स्मॉल आई Q3 के केस में क्या होगा, 3 इंटू कैपिटल N। कैपिटल N क्या होगा, 5050 डिवाइडेड बाय 4। 4 कहां से आया, 4 फॉर्मूले से ही है, माइनस C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल ग्रुप। हाँ जी, इससे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी, 35, ये हमने कर दिया -35। ये अब जब कैलकुलेटर पे इस वैल्यू पुट करेंगे आपके पास Q1 भी आ जाएगा, Q3 भी आ जाएगा। लेट्स सी क्या है हमारे पास Q1 और Q3। Q3 है हमारे पास 21 और Q1 है हमारे पास 13.5। और हमेशा की तरह इसका एक रफ तरीका भी है Q1 Q3 निकालने का। हम फोकस किस पे कर रहे हैं, फॉर्मूले पे, ताकि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है, ताकि हम एग्जैक्ट सही आंसर टिक कर सकें। लेकिन स्टिल रफ भी हमें तरीका एक नजर देख लेना चाहिए। तो रफ तरीका, Q1 हमने क्या पता लगाया था, 12th फिगर जो हमारी होगी वो Q1 होगा। लेट्स सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के मुताबिक 12th फिगर हमारी कौन सी है, तो 10 से थोड़ा ऊपर और 15 से थोड़ा नीचे। इसे जूम करके देख लेते हैं। हाँ जी, किधर है 12.5 फिगर, तो यहां से हम स्ट्रेट गए, 12.5 फिगर ना यहां है, तो ये क्या है, 10 से थोड़ा आगे है, तो जरूर ये 13-14 के बराबर होगा। अच्छा, अगर हम Q3 देखें, 37.5 फिगर थी, तो 37th फिगर किधर पाई जा रही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के मुताबिक, ये जहां हैंड आ रहा है।
अब ये कौन सी फिगर है, 20 से थोड़ी सी ज़्यादा है, ज़रूर 21 या 22 होगी। अब चेक करें एग्जैक्ट फिगर्स क्या हैं, 13 और 21। तो इससे हमें जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ग्राफ से हमें रफ आइडिया मिल रहा है, जबकि फॉर्मूले से हमें एग्जैक्ट आइडिया मिल रहा है। तो ये तो था Q1 एंड Q3 वगैरह निकालने का तरीकेकार। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, बुक ने तो हमें नहीं कहा, लेकिन स्टिल एक अनग्रुप डाटा का भी Q1 Q3 वगैरह जो है वो कैलकुलेट करना देख लेते हैं। और इनमें से एक ऐसा फॉर्मूला जो कि बुक में नहीं भी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला पहले एक नज़र हम देखते हैं। क्या वो कह रहा है n+1 4th आइटम। ऐसा करते हैं, डाटा खुद ही अज्यूम कर लेते हैं। हमारे पास नंबर्स हैं 5, 6, 9, 12, 15, 25। कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो पहले ऑड नंबर से करके देखते हैं। 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हमारे पास हो गया n = 7। क्या तरीकेकार है, i यानी कि Q1 के केस में क्या होगा हमारा i 1 इंटू n+1 क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 4th टर्म। 8 डिवाइड बाय 4 क्या होता है 2, यानी कि सेकंड टर्म आपका Q1 है। सेकंड टर्म कौन सी होगी, 5 + 6, 6 आपका Q1 है, मुबारक हो निकल आया। लेकिन अगर इवन नंबर होते तो क्या करते हैं वो भी अभी देख लेते हैं। तो यहां हमने ऐड कर दिया एक और नंबर दैट इज 2। अब n क्या हो गया, n हमारे पास हो गया 8। अब 8 हमारे पास नंबर है, 1 स्मॉल आई हमारे पास अभी भी 1 है, 8 हमारे पास +1 क्या होगा 9। 9 डिवाइडेड बाय 4th टर्म इज द आपका Q1। अब क्या करें, 9 डिवाइड बाय 4 क्या होता है 2.25। ओहो, अब क्या करें, 2.25 से हमें रफ तो आइडिया हो गया कि सेकंड और थर्ड जो है फिगर के दरमियान आपका Q1 पाया जा रहा है, यानी कि आपका Q1 6 से लेकर 9 के दरमियान कहीं पाया जा रहा है। अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हम क्या करें, वैसे तो हमें अच्छा खासा हिंट मिल गया, ज़रूर MCQ में भी आंसर कोई एक ही होगा जो 6 से 9 के दरमियान पाया जा रहा होगा। लेकिन स्टिल अगर हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो उसका एक देसी सा फॉर्मूला है। भला क्या, आपने देखना है कि 2 के साथ पॉइंट्स में क्या आंसर आ रहा है, 0.25 आ रहा है। आपने लिखा 0.25 मल्टीप्लाई आपने इसमें करना है बिगर नंबर माइनस लोअर नंबर। 6 और 9 के दरमियान है आपका बड़ा नंबर, तो अपने 9 में से 6 माइनस करना है और इसमें प्लस कर देना है स्मॉलर नंबर विच इज 6। ये जब आप वैल्यू पुट करेंगे आपके पास एग्जैक्ट फिगर आ जाएगी Q1 की इन केस ऑफ इवन नंबर्स। तो मैंने आपको ग्रुप डाटा का भी दिखा दिया, अनग्रुप डाटा का भी दिखा दिया। मजीद कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है शदीद इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरिएंस। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशंस, बहुत सारे सवाल आते हैं और इस टॉपिक्स बहुत स्टूडेंट्स को तंग करते हैं। अब इस केस में हमारे पास कैलकुलेटर जिंदाबाद वाला फॉर्मूला तो गिवन है, लेकिन मैं आपसे कभी भी ऐसा नहीं कहूँगा कि फॉर्मूलाज याद ना करें, क्योंकि सवाल इस तरह के भी आ जाते हैं कि सिग्मा एफ इतना है, सिग्मा एफ इंटू एक्स का स्क्वायर इतना है और सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर इतना है, तो ऐसा करो वेरिएंस निकाल दो। तो इस केस में आप कैलकुलेटर पे हम वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, हमें फॉर्मूले में ही वैल्यूज पुट करने चाहिए। तो यहाँ मैं यही कहूँगा आपसे कि कैलकुलेटर से करें ज़्यादातर सवाल जहाँ आपके पास पूरा पूरा डाटा गिवन है, लेकिन ऐसे सवाल भी आएंगे जहाँ आपको अगर फॉर्मूला नहीं याद तो आपका सवाल सॉल्व नहीं होगा, इसलिए फॉर्मूला भी याद करना ज़रूरी है। कैलकुलेटर हमारा टाइम ज़रूर बचाएगा, लेकिन कहीं कहीं हमें फॉर्मूला चाहिए होगा। अब यहाँ मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ही लेके जाता हूँ। हमारे पास मतलब फॉर्मूले में एग्जैक्ट वैल्यूज पुट तो नहीं हम करेंगे, रिवीजन क्लास चल रही है। तो क्या तरीक़ेकार है अनग्रुप डाटा के केस में, मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर का तरीका रिवाइज करा देता हूँ। आपने कैलकुलेटर पे सबसे पहले खोलना है सेटअप, खोल लिया, चलो साथ साथ लिखते जाते हैं स्टेप्स। स्टेप 1 हमने जाना है सेटअप। स्टेप 2 आपने देखना है STAT स्टैट लिखा होगा, ऑप्शन नंबर 3 होता है अक्सर। आपने क्लिक करना है STAT स्टैट पे, स्टैट पे चले गए। नेक्स्ट आपसे वो पूछेगा डाटा की टाइप क्या है, 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल, A या A+BX। तो आपके पास अनग्रुप डाटा के केस में तो 1 वेरिएबल होगा ना, आपने 1 वेरिएबल पे क्लिक कर देना है, पहला ऑप्शन होगा। उसके बाद आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन आ रही होगी कि भाई इधर डाटा पुट कर दो। आपने इधर डाटा पुट कर देना है 41, 68, 40, ये जो अनग्रुप डाटा है ये आपने पुट कर देना है कैलकुलेटर पे। उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने दबाना है, यहाँ मैंने लिख दिया स्टेप 3 डाटा एंट्री। स्टेप 4 आपने दबाना है AC यानी कि क्लियर वाला बटन, जिससे स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी। स्टेप 5
आपने दबाना है शिफ्ट दबा के 1 के ऊपर ना लिखा होगा ब्रैकेट से स्क्वायर ब्रैकेट से STAT स्टैट, आपने शिफ्ट दबा के स्टैट वाला बटन दबाना है। तो आपके पास मजीद ऑप्शंस आ जाएंगे कि वेरिएंस कैलकुलेट करनी है, रिग्रेशन कैलकुलेट करनी है। तो हम फिलहाल क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं वेरिएंस। तो आपने VAR पे क्लिक करना है। वंस अगेन आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे होंगे, मीन निकाल दें, एन निकाल दें, वहां अपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये कुछ कैलकुलेटर्स पे ये वाला सिंबल आ रहा होता है और कुछ कैलकुलेटर्स पे स्मॉल s लिखा रहा होता है। एक फॉर्मूला इस तरह का होगा और एक इस तरह का होगा, n-1 वाला और SN-1 वाला। तो इस केस में आपने इस पे क्लिक करना है, दैट विल बी योर स्टैंडर्ड डिविएशन। अब क्या करें, हमें तो वेरिएंस चाहिए थी, स्टैंडर्ड डिवीएशन कैलकुलेट करके हम क्या करें। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीएशन का आपस में स्क्वायर का रिश्ता होता है। आप स्टैंडर्ड डिवीएशन कैलकुलेट करके उसका स्क्वायर ले लें तो आपके पास आ जाएगी भला क्या, वेरिएंस। तो कैलकुलेटर से मैंने आपको स्टैंडर्ड डिवीएशन और वेरिएंस दोनों ही कैलकुलेट करना ज़बानी बता दिया। अब एक नज़र हम ये भी देख लेते हैं कि फॉर्मूले में कैसे वैल्यूज पुट होती हैं। तो अनग्रुप डेटा के केस में आप पहले x की सारी वैल्यूज लिखते हैं, x का मीन से जो है वो डिवीएशन ले लेते हैं और फिर उनका स्क्वायर करके उनके डिवाइडेड बाय n कर देते हैं। तो आपके पास आ जाता है स्क्वायर स्टैंडर्ड डिवीएशन या वेरिएंस। और इसका अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास आ जाएगी स्टैंडर्ड डिवीएशन। इसी तरह नेक्स्ट जो आपके पास है वो ग्रुप डाटा का है। इसके लिए आपको, अगर आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो आपके पास आपको कॉलम्स क्रिएट करने पड़ेंगे। आपको सवाल में ये गिवन होगा और ये गिवन होगा, मिड पॉइंट आपको खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिग्मा fx का कॉलम आपको खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिग्मा f इंटू एक्स स्क्वायर का कॉलम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट fx कैलकुलेट करते हैं, इसी का स्क्वायर ले लेते हैं, इसका स्क्वायर नहीं लेना, x को स्क्वायर करके उसे f से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास ये वाला कॉलम बनेगा, ये वाली गलती नहीं करनी। ये आपके पास कॉलम्स आ जाएंगे, इन कॉलम्स के टोटल्स को आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आंसर आपके पास है वेरिएंस, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगी स्टैंडर्ड डिवीएशन। स्टैंडर्ड डिवीएशन का फॉर्मूला देखा लग रहा है, हमने पिछले पेजेस पे भी देखा था। तो जो नसीहतें मैंने आपको स्टैंडर्ड डिवीएशन वेरिएंस के लिए की हैं उसका आप स्क्वायर रूट ले लें तो वो आपकी स्टैंडर्ड डिवीएशन वाला जो है वो तरीकेकार वगैरह बन जाएगा। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट एक और टॉपिक है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपके पास होता है जो है स्टैंडर्ड डिवीएशन डिवाइडेड बाय मीन, उससे आपके पास एक परसेंटेज आ जाएगी। कहाँ यूज होता है, ये होता है देखने के लिए कि कहाँ वेरिएंस ज्यादा है इन परसेंटेज टर्म्स। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो हैं वो 100 नंबर का टेस्ट दे रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो 20 नंबर का टेस्ट दे रहे हैं। अब इनकी हम एवरेज निकाल के एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते, तो हमें परसेंटेज बेस पे से एक दूसरे से कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसका एक सवाल देख लेते हैं। ये है हमारे पास डाटा, टेस्ट 1 का मीन है 12, इसका है 64। तो हमारे पास जो है दो तरह के स्टूडेंट्स का मीन गिवन है, एक के 20 में से मार्क्स आए हुए हैं, एक के 100 में से मार्क्स आए हुए हैं। अब हमें ये कैलकुलेट करने के लिए चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या हमने पिछले पेज पे फॉर्मूला पढ़ा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है स्टैंडर्ड डिवीएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो 3 डिवाइड बाय 12 इंटू 100 और 10 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 100, जिसका आंसर ज़्यादा आया वहाँ हम कहेंगे यहाँ वेरिएंस ज़्यादा है। ये जो चीज़ है वो ज़्यादा, एक और वर्ड यूज़ होता है उसके लिए, इनकंसिस्टेंट है, डाटा एक दूसरे से ज़्यादा दूर है। तो इस केस में हमारा आंसर आ रहा है 25% और 15.25%। हाँ भाई, कहाँ वेरिएंस ज़्यादा है, 25% ज़्यादा होता है 15% से, तो हम कहेंगे कि वेरिएंस जो है वो टेस्ट 1 की जो है वो टेस्ट 2 के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। ये था हमारा यूनिट 2। और यूनिट 3 हमारा ज़रा कंपैरेटिवली ईजियर है। ये प्योर थ्योरी है, मीन मीडियन मोड वगैरह की तारीफ़ें और बुराइयाँ की जा रही हैं, तो इसे एक दफ़ा आपने रीड कर लेना है। चलो मैं भी करवा देता हूँ, मेरे पास 5 मिनट पढ़े हैं। तो मीन की एडवांटेज क्या है, उसमें तमाम वैल्यूज यूज होती हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि एक्सट्रीम वैल्यू से जो है वो मीन डिस्टर्ब हो जाता है। कैसे, अभी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। हमारे पास कुछ नंबर थे 1 2 3 4 5, इनका मीन क्या होगा 3। इसमें एक एक्सट्रीम नंबर ऐड कर देते हैं 1 2 3 4 5 100 जी, कितना एक्सट्रीम नंबर है। अब इन सारों का सम करें और उसका मीन ले तो आंसर हमारा 3 से बहुत दूर आएगा। तो ये इसका मतलब ये है कि हमारी जो है एक्सट्रीम वैल्यू से डिस्टॉर्शन आ गई, काफ़ी हमारा मीन डिस्टर्ब हो गया। और भी बहुत कमों के लिए मीन यूज़ होता है। और अगर डिस्क्रीट डाटा के केस में अक्सर ऐसा नंबर आ जाता है मीन जो कि डाटा का पार्ट नहीं होता।
वो भी एविडेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं अज्यूम करूं कि इस डाटे का मीन 50 आ रहा है, तो क्या इस डाटे में 50 एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल भी नहीं करता। तो ये भी एक बुराई है मीन की। इस तरह मीडियन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से इन्फ्लुएंस नहीं होता। यहाँ अगर मैं 200 भी लिख दूं तो हमारा मीडियन क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 6, हमारा मीडियन हो जाएगा 3.5। तो 200 के ऐड हो जाने से मीडियन पे कोई असर नहीं पड़ा। और मीडियन ऑड नंबर के केस में एक्चुअल वैल्यू होती है, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मीडियन और फॉर्मूलाज में यूज़ नहीं होता। मोड एक्चुअल वैल्यू होती है लेकिन और कहीं यूज़ नहीं होती। रेंज और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज वगैरह जो है वो बड़ी इजीली कैलकुलेट हो जाती है, लेकिन ये एक्सट्रीम वैल्यू से डिस्टर्ब हो जाते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वेरिएशन जो है इसकी बुराई ये है कि वो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, लेकिन वो आम लोगों के लिए होता होगा, हमारे लिए तो बहुत ईजी है, हम तो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। और ये जो दोनों चीज़ें हैं वो यूजफुल एप्लीकेशन है, और भी ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिधर वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह यूज़ होती है। और जाते जाते इस यूनिट ने आपको चैप्टर 7 की कुछ बातें रिमाइंड करा दी कि अगर डाटा बिल्कुल इस तरह से यूनिफॉर्म है तो हम कहेंगे कि स्क्यूनेस नहीं है, और अगर डाटा एक साइड पे ज़्यादा को झुका होगा तो हम कहेंगे डाटा जो है वो स्क्यूड है, एक तरफ को ज़्यादा झुका हुआ है। तो ये था हमारा चैप्टर 8। इसकी अगली वीडियो में जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे। हमने चैप्टर पूरा रिवाइज कर लिया, अब 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में प्रैक्टिस के लिए। तब तक के लिए